हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे आपका बीएड फर्स्ट सेम की जो बुक है टेक्स्ट रीडिंग एंड रिफ्लेक्शन, उसका यूनिट नंबर 2 का टॉपिक नंबर 2 और ये इस टॉपिक का पार्ट नंबर 2 है। प्रीवियस जो कल की वीडियो रही थी उसमें हमने डिस्कस किया था इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंडराइटिंग। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर से कि जो ग्रामर है वो क्या होता है, उसके एम के बारे में पढ़ेंगे, उसके गुण और दोषों के बारे में पढ़ेंगे। ये मोस्टली 8 मार्क्स में जो है आपको क्वेश्चन आ जाते हैं। व्याकरण शब्दों और वाक्यों के गठन के विवरण के अतिरिक्त कुछ नहीं है, अर्थात शब्द और वाक्य रचना का नाम ही जो है वो व्याकरण है। किसी भी भाषा के अलग प्रत्यय का विश्लेषण तथा विवेचन व्याकरण कहलाता है। भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में छात्रों को समक्ष एवं समर्थ बनाना ही जो है वो व्याकरण का उद्देश्य है। इस प्रकार व्याकरण से शुद्ध बोलना एवं लिखना आ जाता है। डॉक्टर स्वीट के अनुसार व्याकरण भाषा का व्यावहारिक विश्लेषण उसका शरीर विज्ञान है। डॉक्टर हरदेव बिहारी के अनुसार व्याकरण वह शास्त्र है जो शब्दों के रूपों और प्रयोगों का निरूपण करता है। अब इसके कुछ एम्स हैं। तो व्याकरण के क्या क्या उद्देश्य हैं? तो छात्रों को भाषा के शुद्ध रूप को पहचानने में सक्षम बनाना, भाषा के व्याकरण संगत रूप को सुरक्षा करना, छात्रों को भाषा के नियमों से परिचित करवाना, छात्रों को विविध ध्वनियों एवं उनके उच्चारण के नियमों का ज्ञान देना, छात्रों में आलोचनात्मक क्षमता का विकास करना, छात्रों में मानसिक अनुशासन स्थापित करना, भाषा का मानक रूप बनाना, वो उससे स्थायित्व प्रदान करना, छात्र में भाषा के गुण दोषों की परख करने में सक्षम बनाना, विद्यार्थियों को भाषा के शुद्ध रूप के प्रयोग में सक्षम बनाना। अब इसके गुण आ जाते हैं। तो पहला गुण है कि विद्यार्थी आसानी से जो है वो सीखते हैं। दूसरा, इससे सटीकता और निश्चितता का जो है वो दृष्टिकोण जो है वो विकसित होता है। छात्र जो है वो नए शब्दों को सीखता है। यह छात्रों को उनकी मातृभाषा के माध्यम से दूसरी भाषा सीखने में मदद करता है। व्याकरण से भाषा स्पष्ट और प्रभावी बनती है। पाठ्य पुस्तक व्याकरण सह अनुवाद पद्धति का मुख्य आधार है। यही पढ़ने और समझने के कौशल को बढ़ावा देती है। अनुवाद की कला एवं कौशल को विकसित करने में जो है यह विधि बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो ये थे व्याकरण के गुण। अब इसके दोषों की बात करें तो व्याकरण सह अनुवाद विधि एक अप्राकृतिक विधि है। सीखने का स्वाभाविक क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना और लिखना है, लेकिन अनुवाद विधि भाषा शिक्षण की शुरुआत पढ़ना सीखने से होती है। दूसरा, यह विधि भाषा सीखने के लिए मौखिक दृष्टिकोण की अपेक्षा करती है, इसलिए छात्रों में उचित भाषण आदतें विकसित नहीं होती और विदेशी भाषा में उनकी जो है अभिव्यक्ति खराब रहती है। तीसरा, यह विधि कोई पैटर्न अभ्यास प्रदान नहीं करती है। छात्रों को व्याकरण के नियमों का ज्ञान हो सकता है, लेकिन वे सही ढंग से बोल या लिख जो है वो नहीं सकते हैं। नेक्स्ट, इस विधि का एक अन्य दोष यह है कि जो यह विधि है वो नीरस एवं यांत्रिक है और इस पद्धति में जो है वो छात्र निष्क्रिय श्रोता होता है और वे पाठ में सक्रिय भागीदारी जो है वो नहीं होता है। तो व्याकरण के दोषों में सबसे जो महत्वपूर्ण बात आपने ये ध्यान रखनी है कि व्याकरण में जो है वो नियमों पर ज़्यादा बल दिया जाता है, जिससे बच्चा जो है नियम तो सीख जाता है, परंतु वो नियमों का प्रयोग करना जो है वो आसानी से नहीं सीखता है। अब आता है आपका पंक्चुएशन। विराम का अर्थ है रुकना या ठहरना। वाक्य को पूरा करते समय बीच में थोड़ा बहुत रुकना होता है। अपने भावों का अर्थ स्पष्ट करने के लिए या एक विचार और उसके प्रयासों को प्रकट करने के लिए हम रुकते हैं। अब इसके अर्थ है लिखने में रुकावट या विराम के स्थानों को जिन चिन्हों द्वारा प्रकट किया जाता है उसे विराम चिन्ह कहते हैं। दूसरा, बोलने, पढ़ने या लिखने के समय रुकने के लिए या भावों को स्पष्ट करने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग होता है उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। इसके महत्व की अगर हम बात करें तो पहला है वाक्य में अर्थ को स्पष्टता विराम चिन्हों से होती है। दूसरा, विराम चिन्हों वाक्य के अर्थ या भाव अभिव्यक्ति को स्पष्ट एक सुगम करने का प्रमुख साधन है। नेक्स्ट पॉइंट आता है पढ़ने या बोलने में वाणी का उतार चढ़ाव लाते हैं। वाक्य की जटिलता, संयुक्त अथवा मिश्रित वाक्यों के अर्थ को सरलतापूर्वक समझ सकते हैं। नेक्स्ट, इन चिन्हों से वाक्य के स्वरूप का बोध होता है कि प्रश्नवाचक
आदर्श सूचक, विषयबोधक, संबोधक सूचक आदि है। विराम चिन्हों से भाव अभिव्यक्ति में सहायता मिलती है। विराम चिन्हों के उपयोग से वाक्य के उद्देश्य या आशय भी प्रकट होते हैं। नेक्स्ट आता है आपका कि विराम चिन्ह कौन कौन से हैं। तो यहाँ पर आपको जो है विराम चिन्ह बताए गए हैं, जैसे फुल स्टॉप, कॉमा, सेमी कोलन, क्वेश्चन मार्क, साइन ऑफ एक्स आदि। तो अब हम इनके बारे में जो है वो डिटेल में पढ़ेंगे। पहला आता है पूर्ण विराम। वाक्य की प्रति के पश्चात तथा कविता में छंद के चरण के अंत में जो है वो पूर्ण विराम लगाया जाता है। दूसरा आता है अल्प विराम। जब वाक्य में भाव अभिव्यक्ति अथवा अर्थबोध की दृष्टि से बहुत कम रुकना पड़े वहां पर जो है वो अल्प विराम जो है विराम लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है अर्ध विराम। जब वाक्य में अल्प विराम से कुछ अधिक रुकना पड़े तो उसे अर्ध विराम लगाते हैं। नेक्स्ट आता है प्रश्न सूचक विराम। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा जाता है उसके अंत में जो है वो प्रश्नवाचक या क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है विषमयादि बोधक विराम। जब वाक्य में हर्ष, शोक, भेद, चिंता या आशय आदि भावों को प्रकट किया जाता है तब विषय बोधक विराम चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है अपूर्ण विराम या उपविराम। जब किसी बात को अलग करके ही बताना हो तब उपविराम का चिन्ह जो है वो लगाया जाता है। नेक्स्ट आता है निर्देशक चिन्ह। निर्देशक चिन्ह का प्रयोग दो तरह से होता है, शीर्षक तथा उपशीर्षक के आगे भाषा के महत्व जहां उदाहरण देना हो, जैसे राम, सीता, पुस्तक आदि। योजक एवं यह भाष, इनका प्रयोग संयुक्त शब्दों तथा समाज युक्त शब्दों में किया जाता है। विवरण चिन्ह किसी विषय या बात को समझने के लिए या उदाहरण देने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अवतरण चिन्ह किसी भी कथन को उसी के शब्दों में उद्धृत करने के लिए, जैसे प्रोबेल के शब्दों में पाठ्यक्रम संपूर्ण मानव जाति के ज्ञान एवं अनुभव की कड़ी है। तो ये थे आपके पंक्चुएशंस। अब हम बात करेंगे स्पेलिंग के बारे में या वर्तनी। वर्तनी के लिए कोई भी निश्चित नियम नहीं होता है। वर्तनी स्वाभाविक रूप से आती है, ना कि सिखाई जाती है। वर्तनी विद्यार्थी को प्रोत्साहित करके सही प्रकार से सिखाई जा सकती है। उचित वर्तनी को याद करने का एकमात्र तरीका है उसे ध्यानपूर्वक पढ़ना। अब इसके उद्देश्य है वर्तनी को स्थायी रूप से विद्यार्थियों के मस्तिष्क में उकेरना। दूसरा है विद्यार्थियों में शुद्ध वर्तनी की समझ को जो है वो विकसित करना। नेक्स्ट आपका पॉइंट आता है जो शब्द विद्यार्थियों की शब्दावली में नहीं है उन शब्दों को भी सही वर्तनी करने योग्य बनाना। शुद्ध वर्तनी रटने की उपेक्षा अभ्यास से अधिक शुद्ध की जा सकती है। नेक्स्ट आता है अशुद्ध वर्तनी के क्या कारण है कि किन कारणों से जो है वो बच्चा जो है गलत जो है स्पेलिंग लिखता है। तो लिपि ज्ञान का अभाव होना, वर्तनी का अनियमितता, अध्यापन की नवीन विधियां, मौखिक कार्य पर अधिक महत्व देना, वर्तनी अध्यापन के अनुपयुक्त नियम, अध्यापक की उदासीनता, व्याकरण के नियमों का अभाव, मात्राओं का अपूर्ण ज्ञान, अशुद्ध उच्चारण। अब हम बात करेंगे हैंडराइटिंग के बारे में या हस्तलेखन। हस्तलेखन एक आवश्यक जीवन कौशल है। हस्तलेखन कौशल बच्चे के पढ़ने और वर्तनी कौशल विकसित करने में मदद करता है। हस्तलेखन जानकारी को याद रखने और याद रखने की क्षमता में भी मदद करता है। हमें जीवन में कई कार्य करने के लिए हस्तलेखन कौशल की आवश्यकता होती है। अब सुंदर हस्तलेखन या अच्छी हैंडराइटिंग की विशेषता है, जैसे वर्तनी शुद्धता, स्पष्ट लिपि, शब्दों में उचित दूरी का समावेश, अक्षरों का सुडौलता, शिरोरेखा का प्रयोग, विराम चिन्हों का जो है वो उचित उपयोग करना, और लास्ट आपका आता है शुद्ध अक्षरों की आकृति की रचना। तो ये था आपका हैंडराइटिंग, और इसी के साथ जो है वो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, जो मोस्टली 8 मार्क्स में आ जाता है। पंक्चुएशंस जो भी जो है आपको 6 मार्क्स में आ जाती है। 8 मार्क्स में कभी भी ये 16 मार्क्स का क्वेश्चन नहीं आता है। और स्पेलिंग एंड हैंडराइटिंग भी है जो है आपको 4 या 6 मार्क्स में ही आता है। तो उतना हमने कवर कर लिया। तो आज आपका ये टॉपिक कंप्लीट होता है। इंस्ट्रक्शनल अप्रोचेस फॉर डेवलपिंग स्टूडेंट्स, कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रामर, पंक्चुएशन, स्पेलिंग एंड हैंडराइटिंग। अगर आपको इस बुक के नोट्स चाहिए तो उनका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपके लिए मेरी वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल रहती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और अगर आप मेरी वीडियो से पढ़ लेते हैं तो आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कंप्लीट टॉपिक जो है वो मैंने अपनी वीडियो में कवर कर दिया होता है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।